ये सब ऑब्जेक्टिव अलामात हैं, ऑब्जेक्टिव हैं कि आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। इसकी अब वजूहात क्या हैं? वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बड़े कॉमन मसले के बारे में आज बात करेंगे कि पीरियड्स हैवी क्यों होते हैं और इनका क्या तरीका इलाज है और कब हम पीरियड को कहेंगे कि ये हैवी पीरियड है। हमारे आउटडोर में कम से कम 20 to 30% जो पेशेंट आते हैं वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट के साथ आते हैं और उनमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ख्याल करते हैं कि इतने हैवी है नहीं है जितने उनको महसूस हो रहे हैं, और कुछ पेशेंट के काफ़ी हैवी हो रहे होते हैं, उनका ब्लड लॉस हो रहा होता है और वो इतनी कंप्लेन नहीं करते। तो आज एक ऑब्जेक्टिव सा क्राइटेरिया आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि पीरियड हैवी है। पहली बात कि पीरियड 7 डेज से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आप हर दिन 5 से 6 पैड चेंज करेंगे और वो बिल्कुल सोक्ड है, भरे हुए पैड है। तीसरी बात ये है कि आपको मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ क्लॉट्स आते हैं और वो क्लॉट्स 2 सेंटीमीटर से ऊपर के हैं, यानी बादाम के दाने से बड़े क्लॉट्स, ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड की फ्लडिंग हो रही है, जिससे मुराद मेरी ये है कि आप जहाँ बैठते हैं या बिस्तर पे या चादर पे, चेयर पे, हर जगह स्टेन लग जाता है, आपके कपड़े भर जाते हैं, या फिर आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो नीचे आता जा रहा है। आप फटीग फील करती हैं, आपको अपने दिल की धड़कन महसूस होती है, आपसे काम नहीं हो रहे और आपका रंग पीला पड़ता जा रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव अलामात हैं, ऑब्जेक्टिव हैं कि आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। इसकी अब वजूहात क्या हैं? वजूहात में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस में थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंसेस हैं, स्पेसिफिकली लेस थायराइड हार्मोन, हाइपोथायराइडिज्म। ये तकरीबन 30s और 40s में जब पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, तो उसमें इंपॉर्टेंट कॉज है। जो यंगर गर्ल्स हैं उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज इंपॉर्टेंट कॉज है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज वैसे तो ब्लड लॉस को कम करती है, लेकिन वो पेशेंट्स जो कि 20% ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पेशेंट्स हैं, उनके अंदर 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आते और फिर जब आते हैं तो हैवी आते हैं, ठीक है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को हम बैलेंस करके तो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड को ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि आपका फाइब्रॉइड यूट्रस है। फाइब्रॉइड यूट्रस नॉन कैंसरस ट्यूमर हैं बच्चेदानी के। इनकी नंबर, इनकी सिचुएशन यूट्रस के अंदर और इनका साइज, ये सब डिटरमिन करता है कि ये कितना हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड कर सकते हैं, ठीक है। इसी की क्लास में एक और कॉज है एडिनोमायोसिस। इसमें सारी बच्चेदानी जो है ना वो स्वोलन अप हो जाती है, तो आपको हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं। इसके साथ साथ जो पीरियड होता है ये लोअर एब्डोमेन में आपको पेन करता है और पेनफुल इंटरकोर्स होता है इसके साथ। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज आता है वो आता है कि IUCD रखवाई भी होती है पेशेंट्स ने, तो उसके साथ हैवी पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि वो भी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और उसकी वजह से हैवी पीरियड्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर अनडायग्नोस्ड प्रेगनेंसी पड़ी हुई होती है, तो अचानक से वो समझते हैं कि अच्छा 1.5-2 महीने पीरियड नहीं आए, तो पीरियड आए तो बहुत हैवी आ गए। तो बेसिकली अनडायग्नोस्ड प्रेगनेंसी होती है और ये उनका अबॉर्शन हो रहा होता है। तो ये एट वंस ही होती है ब्लीडिंग, ये परसिस्ट नहीं कर रही होती, लंबी हिस्ट्री नहीं होती कि साल हो गए, 2 साल हो गए, ये उसी टाइम पर क्लियर आउट हो जाती है अगर डायग्नोस हो जाए तो। फिर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वुमेन इन 40s एंड 50s कि उनकी बच्चेदानी का कैंसर है या फिर सर्विकल कैंसर है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उनके अंदर भी जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत अशद पेश आ जाती है। ये पेशेंट यूजुअली इतना ब्लीड करते हैं कि इनकी हीमोग्लोबिन 5-4 इस रेंज में आना शुरू हो जाती है। फिर वो पेशेंट आते हैं जो यंगर हैं, टीनेजर्स हैं, रिसेंटली उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री स्टार्ट हुई है और उनका बहुत ब्लड लॉस है, रुकता नहीं है ब्लड। ये वो बच्चियां हैं जिनको कंजेनिटली या मौरूसी तौर पर ही जिनके अंदर खून को जमाने की सलाहियत कम है। सो इनके अंदर या तो प्लेटलेट्स कम है या क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है, इस वजह से उनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपको ये सब है
और आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि आपको हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी चाहिए और आपको डॉक्टर गूगल से बिल्कुल मशवरा नहीं करना चाहिए। और ओवर द काउंटर जो भी दवाइयाँ इधर उधर से आपको पता चले उनको ना इस्तेमाल करें। आप अपनी पर्टिकुलर केस में पता कराएं कि आपको प्रॉब्लम क्या चल रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर नीड होगी तो आपको इंटरनली भी चेक किया जाएगा। आपका एक अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी होता है इन केसेस में, ताकि देखा जा सके कि बच्चेदानी की साख्त क्या है, अंडेदानी में कोई मसाइल तो नहीं है या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है जैसे कि फाइब्रोइड मैंने बताया, या फिर कोई कैंसर का गोला तो नहीं है अंदर। ठीक है, फिर आपका डॉक्टर आपको डिपेंडिंग ऑन कि अल्ट्रासाउंड पे क्या फाइंडिंग है, आपके मामले की सेवेरिटी कितनी है, आपको डीएनसी या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी एडवाइस करेगा, वो आपको करा लेनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन होता है वो मेफेनेमिक एसिड और ट्राइनेक्सामिक एसिड होता है। ये सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज में लिया जाता है। इसका वंडरफुल इफेक्ट है, ये 40-50% है, आपका ब्लड लॉस कम कर देता है। फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं, हार्मोनल पिल्स, ये भी आपका ब्लड लॉस कम कर देते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियल एब्लेशन हो सकती है और अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो हाई क्वालिटी वेव्स होती हैं वो आपकी जो आर्टरीज होती हैं, वेजल्स होती हैं, बच्चेदानी की तरफ जा रही होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके ब्लड लॉस को कम करती हैं। और इसमें यूट्राइन आर्टरी एब्लेशन हो सकती है। ये नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं। पाकिस्तान में लेस लाइकली है कि अवेलेबल हों, लेकिन ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन अवेलेबल है लाहौर में। और जो हाईफू है, हाई क्वालिटी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिन सिटीज़ में, जिन कंट्रीज़ में अवेलेबल है तो ये प्रेफरेबल ऑप्शन है। उसके अलावा जो है आ जाता है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट को आपकी बीमारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो हिस्टेरेक्टमी या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें बच्चेदानी निकाल देनी पड़ती है। और जिन बच्चियों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाता है उनको फिर लाइफ लॉन्ग प्लेटलेट्स या फिर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो लगते रहते हैं। होपफुली आपको इस सेशन के बाद इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।